अच्छा, इससे पहले वाला लेक्चर है कि रोम क्या है। ठीक है, रोम क्या पहला था कि व्हाट इज रोम। दूसरा उसमें जो पोर्शन मैंने बताया हुआ है कि रोम की ब्लॉक डायग्राम क्या है। फिर मैंने उस ब्लॉक डायग्राम की डिटेल बताई। फिर उसके बाद मैंने रोम्स की एप्लीकेशन बताई कि रोम कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। इससे पहले पीडीएल्स जो थे, पीएलडीज, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस थी, उसकी मैंने 3 टाइप्स आपको बताई। उसमें मैंने आपको बताया था कि रोम, पी रोम, एक बताया था पीएल और एक बताया था पीएल। ये काफी 4-5 लेक्चर पुराना ये लेक्चर है। उसमें मैंने ये बताया कि पीएलडी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, इसकी कितनी टाइप्स है? 3। एक रोम, एक पीएल और एक पीएलए। पीएल से बनता है प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, प्रोग्रामेबल, और पीएलए से बनता है प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। ठीक है, इसमें जो रोम है ना, इसमें जो पहला इसका लेवल है वो है एंड रेस। क्या है? और एंड रेस आर फिक्स्ड, एंड रेस आर फिक्स्ड। और इसका जो दूसरा पोर्शन है उसमें और गेट लगते हैं। क्या लगते हैं? और इसमें एड गेट लगते हैं, एड रे लगती है, और इसमें और गेट। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये फिक्स्ड होते हैं और ये प्रोग्रामेबल होते हैं। प्रोग्रामेबल से मुराद ये नहीं है कि इनको C++ या किसी और तरीके से इसको प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, प्रोग्रामेबल से मुराद ये नहीं है कि इनको C++ या किसी और जगह से इसको किया जाता है, बल्कि ये होता है कि इनको जो वेरिएबल्स मिलते हैं ये डिफरेंट मिलते हैं। ये हम इससे आगे वाले डिवाइसेस में निकालेंगे कि ये हमारे पास एक रोम बनी हुई है। ये हमारे पास क्या है? एक रोम है। पीडीएफ तो मैंने शेयर की हुई है, दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप में। वॉरिस वॉरिस की है ये। अच्छा, इसकी पहली टाइप अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की। अभी वो क्या है? रोम। वो क्या है? रोम की फिर टाइप्स है पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो पढ़ा होगा इन टाइप्स के बारे में, लेकिन असल में बात यह है कि अब आप हार्डवेयर लेवल पे पढ़ेंगे। थोड़ी सी डिटेल होगी लेकिन हार्डवेयर लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको रोम बनानी आती है कि रोम के अंदर एक होता है डिकोडर। ये क्या होता है? और उसके आगे और गेट्स लगे होते हैं। डिकोडर फिक्स्ड होता है। डिकोडर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब हमने उसको फिक्स कर दिया होता है। डिकोडर को अगर आप दोबारा से पढ़ें तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है। उस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने वो डिकोडर बनाना होता है। तो डिकोडर की जो इनपुट्स और आउटपुट्स वाज़ेह कर देंगे वो फिक्स्ड है। वो क्या है? फिक्स्ड है। लेकिन इसके बाद जो और गेट्स लगते हैं, जो और गेट्स लगते हैं वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो जाते हैं विद द चेंज ऑफ वैल्यूज। अब इधर देखें, ये एक रोम बनी है, उसके साथ है ये एक डिकोडर लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? डिकोडर। उसके आगे और गेट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? और ये जो और गेट हैं, दे आर, ये क्या होते हैं? प्रोग्रामेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोग्रामेबल होते हैं। ये कैसे प्रोग्रामेबल होते हैं? मिसाल के तौर पर इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक ए है, एक A0 और एक A1। A0 यहां पे आ गई और A1 कहां पे आ गई? यहां पे आ गई। इसके 2 बुलियन फंक्शन है, F1
और F2। 0 0 पे ये 0 है, 0 1 पे ये 1 है, 1 0 पे ये 1 है, 1 1 पे ये 1 है, 1 1 पे ये 1 है। ये तो दो इनपुट्स के लिए। फिर दूसरा फंक्शन है 0 0 पे ये 1 है, 0 1 पे ये 0 है, 1 0 पे ये 1 है और 1 1 पे ये 0 है। क्लियर हो गया? अब हमने इसका ये सर्किट डिजाइन किया है। सर्किट आपको अब डिजाइन करना आता है। सर्किट डिजाइन करने में आपने ये चीज देखनी है कि उसका पहले ट्रुथ टेबल बनता है, फिर उसका कार्नोफ मैप बनता है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया जाता है कार्नोफ मैप के जरिए से या टेबुलेशन मेथड के जरिए से, फिर उसका सर्किट डिजाइन होता है। और सर्किट डिजाइन करते हुए आप कहते हैं जी डिकोडर यूज करना है या सिंपल सर्किट बनाना है। तो ये सर्किट बनाते हुए इन्होंने डिकोडर लगाया है। अब इसको इसके ऊपर और इसके ऊपर ये दो इनपुट्स हैं, इसकी मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितनी बनेगी? 4। जब इसको 0 0 मिले तो 0 0 पे क्या बने? 0 हो। 0 0 पे अब यहां पे फ्यूजेस लगा दिए गए हैं। यहाँ पे क्या लगा दिए? क्या लगाए? फ्यूजेस लगाए गए हैं। अब अगर आप गौर करें, ये जो 0 0 वाली लाइन नीचे आ रही है, क्या ये फ्यूज ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है। तो 0 0 पे उसको क्या मिल रहा है? और 0 1 पे उसको क्या मिल रहा है? ऑन। और 1 0 पे ऑन, 1 1 पे ऑन मिल रहा है। क्लियर हो गया? फिर इस F2 की अगर आप चेकिंग करें तो इसमें क्या होता है? 0 0 पे उसको क्या मिल रहा है? ऑन। 0 1 पे ऑफ, 1 0 पे ऑन और 0 0 पे ऑफ। तो हम बैक वक्त एक ही इनपुट दे के दो आउटपुट ले रहे हैं। वैसे पिछले जितने भी हमने सर्किट पढ़े हैं उसमें क्या होता है? सबकी एक आउटपुट आती है, किसी में सम और कैरी दो आउटपुट भी आती है, लेकिन उसके फंक्शन क्या है? दो डिफरेंट है। अच्छा, इसमें भी इसी तरह ही है जिस तरह पहले हमने सर्किट बनाए, लेकिन इसमें हमने डिकोडर यूज किया। क्या किया है? और ये पूरा जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? रोम। क्या कहलाता है? रोम कहलाता है। अब रोम एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है। मैंने बताया इससे 3 4 पहले लेक्चर जो थे वो इसी के बारे में थे, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। उसकी कितनी टाइप्स है? 3। पी रोम, पीएल और पीएल। अभी हम सिर्फ रोम पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो हमारे 2 लेक्चर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे पीएल। उसके अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? पीएलए। पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है? इन तीनों में से किसी एक के बारे में या तीनों के दरमियान डिफरेंसेस लिखे जाएंगे। पीएलए और पीएल के बारे में डिफरेंस लिखें, पीएलए और रोम के बारे में डिफरेंस लिखें, रोम और पीएल के बारे में डिफरेंस लिखें। तो इसकी 8 कॉम्बिनेशन बनेगी कि नहीं? 6 बनेगी। जब 3 लें और उसके अगेंस्ट 2 2 का करें तो फिर आपकी कितनी बनती है कॉम्बिनेशंस? 6। अभी हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? रोम पढ़े। रोम का पहला हिस्सा क्या होता है? फिक्स्ड। क्या होता है? और दूसरा हिस्सा क्या होता है? प्रोग्रामेबल। इसमें डिकोडर फिक्स्ड है, डिकोडर को जो इनपुट देंगे उसके हिसाब से वो उसका जवाब आएगा। लेकिन अगर आप ये आउटपुट पे चेंज कर दें, कुछ आउटपुट पे चेंज कर दें कि हम 0 0 के अगेंस्ट हम 1 लेना चाहते हैं, तो क्या आप इधर से 1 नहीं दे सकते? अगर 0 0 के अगेंस्ट आपने यहाँ पे 0 दिया है तो 0 0 के अगेंस्ट आपने 1 भी तो दे रहे हैं ना। ठीक है? तो आपने 0 0 के अगेंस्ट 1 भी दिया हुआ है और 0 0 के अगेंस्ट 0 भी दिया हुआ है। तो दो डिफरेंट फंक्शन है, तो ये प्रोग्रामेबल पार्ट है इसका। ठीक है? जैसे आप कहते हैं मैं ए प्रेस करूं तो ए नजर आए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए प्रेस करूं तो वहां पे क्या चीज नजर आए? सी नजर आ जाए, 1 नजर आ जाए। इसी तरह जब उर्दू टाइपिंग सीखते हैं तो आप शिफ्ट करते हैं, ये चेंज हो जाता है सारा। उसके बाद क्या होता है? ए दबाते हैं तो अलिफ आता है, बी दबाते हैं तो बे आता है।
ठीक है, तो ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के थ्रू होता है। फिर जब ये तीनों पढ़ लेंगे तो फिर आप इसमें से देखेंगे कि इसमें से फास्ट कौन सी है, ज्यादा फायदा किस में है। अच्छा, अभी कॉम्बिनेशनल लॉजिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ रोम, इससे पहले मैं सैटरडे को मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया कि रोम क्या है। रोम के अंदर मैंने 4 ये चीजें बताई थी कि व्हाट इज रोम, रोम क्या है। रोम असल में एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है जो किस मकसद के लिए यूज होती है, डेटा स्टोर करने के लिए, और डेटा परमानेंट पैटर्न पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसमें इसका पहला हिस्सा फिक्स्ड होता है और दूसरा हिस्सा प्रोग्रामेबल होता है, और इसके दरमियान में फ्यूजेस लगे जाते हैं। और ये फ्यूजेस क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि फ्यूजेस क्या है। असल में ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग पाथ है। ये क्या करता है कि जब इसको ऑन कर दें तो उससे उसकी इनपुट इंटैक्ट होती है, और अगर ऑफ कर दें तो उसकी इनपुट इंटैक्ट नहीं होती। ठीक है, फ्यूज कोई बड़ा मसला तो नहीं है। फ्यूज क्या चीज है, एक ऑन या ऑफ वाला एक पाथ है। यूं समझ लें कि स्विच की तरह का है, लेकिन फ्यूज का आगे फिर और डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल भी होगा। फ्यूज अगर हम ऑन कर दिया तो उसमें वो पैटर्न सेव रहेगा। ठीक है, ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर मैंने बताया कि इसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है। जो रोम होती है उसकी इनपुट है, उसकी क्या है, इनपुट है, और उसकी क्या है, आउटपुट है। उसकी क्या है, आउटपुट है। क्लियर हो गया। अब जो इनपुट है ना, वो अगर 4 इनपुट्स हैं तो इट मींस उसकी कॉम्बिनेशंस कितनी बनेगी, 16। तो इस डिकोडर के अंदर 16 वर्ड सेव हो सकते हैं। इनपुट जितनी है, इनपुट इनपुट जितनी है उसके अगेंस्ट हम कितने वर्ड्स सेव कर सकते हैं, 16। अगर 5 वाला होगा तो उसमें कितने, 32। और हर वर्ड कितनी बिट पर मुश्तमिल होगा, वो ये आपके और गेट्स बताते हैं। कितने नंबर ऑफ और गेट है, 4। तो इसमें कितने बिट पर वर्ड, कितने बिट पर मुश्तमिल होगा, 4 बिट पर, 0 से लेके 3 तक। 3 चीजें बता रहा हूं, इनपुट, वर्ड और आउटपुट। इनपुट कितनी है, 4। वर्ड कितने स्टोर होंगे, 16। आउटपुट कितनी, आउटपुट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि रोम के अंदर मैंने बताया पहला पार्ट फिक्स्ड है और दूसरा प्रोग्रामेबल है। तो दूसरे को हम जितनी मर्जी आउटपुट ले लें, लेकिन उसकी आउटपुट अगर 4 16 है तो 16 बिट से ज्यादा नहीं ले सकते। आप 4 बिट की भी वर्ड का साइज ले सकते हैं, 8 का भी ले सकते हैं, 16 का भी ले सकते हैं, लेकिन 16 से ज्यादा इसमें नहीं ले सकते। 32 इनपुट्स हैं, सॉरी 5 इनपुट्स हैं, तो मैक्सिमम कितनी कॉम्बिनेशन, 32। और 32 वर्ड इसमें सेव हो सकते हैं, और 32 बिट के अगेंस्ट आप उसकी आउटपुट कितने बिट की ले सकते हैं, 32 बिट वर्ड की 8 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, लेकिन 32 से ज्यादा नहीं ले सकते। ये आपने प्रोग्राम करना होता है शुरू से ही, आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ये नंबर ऑफ फ्यूजेस लगे हुए हैं, ये नंबर ऑफ आपके ये कितने हैं, 4। ये कितने, 4। क्या है, ये तो 4 4 बार 4 को 32 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 फ्यूजेस लगेंगे। जितने वर्ड, जितने वर्ड होंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई, इतने फ्यूजेस लगेंगे इसके अंदर। कोई ऑन किया है, कोई ऑफ किया है, कोई ऑन किया है, कोई ऑफ किया है, ये हम अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, डिकोडर जिसको आता होगा वो रोम आसानी के साथ पढ़ सकता है, इसलिए पहले डिकोडर पे तवज्जो दें फिर इसकी तरफ आए। अब हमने रोम के बारे में सिर्फ 3 4 चीजें पढ़ी है पिछले पिछले लेक्चर में। इनपुट क्या है, वर्ड क्या है, और उसकी आउटपुट क्या है, और आउटपुट कितने बिट पर मुश्तमिल होती है। इसमें एक और चीज है कि हर वर्ड जो सेव होता है वो किसी एड्रेस पे सेव होता है। जैसे ये है, एक वर्ड है, ये 0 है,
ये एक फर्ज करे 4 बिट का एक वर्ड बन जाता है। ये दो चीजें सेव हुई है, 0 1 क्या है, ये एक वर्ड है 0 1। ये कितने बिट पर मुश्तमिल है? यहाँ पे आप एक और फंक्शन F3 भी लगा सकते हैं, एक फंक्शन F4 भी लगा सकते हैं। 4 फंक्शन यहाँ पे जितनी इनपुट है उतने ही फंक्शन लग सकते हैं। तो ये वर्ड का साइज होता है। ये क्या आता है? वर्ड का साइज होता है। यहाँ पे मैक्सिमम 4 आर गेट लग सकते हैं। हमने कितने लगाए? 2। क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम ये दोनों पढ़ेंगे। ये दो रह गए, फिर हमारा 5वां चैप्टर क्लियर हो जाएगा। From the logic diagram of the ROM, it is clear that each output provides the sum of all the minterms. Sum of the minterms. मसलन ये यहाँ पे है, A0 पे क्या आएगा? पहली मिनटर्म। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 0 आएगा, 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 1 आएगा, तो ये डिकोडर इसको सिर्फ ऑन करेगा, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे। तो जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी उतनी कॉम्बिनेशन के आप मिन टर्म सेव कर सकते हैं। 5 इनपुट्स होंगी तो मिन टर्म्स कितनी होगी? 5 वेरिएबल होंगे तो मिन टर्म्स कितनी बनेगी? 32, 0 से लेके 31 तक। Remember that Boolean function can be expressed in sum of minterms form. Boolean function जो होता है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? Sum of minterms और product of sum, यानी max term। By breaking the links of the minterms not included in the function, each ROM output can be made represent to the Boolean function. तो मैंने ये बताया कि जितने ये इनपुट्स हैं उतने ही आपके आउटपुट्स आएंगे। यहाँ पे 5 इनपुट्स हैं तो 5 2 की पावर 5 कितना होगा? 32। तो इसकी कितनी होगी? 0 से लेके 31 तक, यानी टोटल 32 आउटपुट होंगी। तो हर एक इनपुट जो है वो एक किसी मिन टर्म को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एन इनपुट, फर्ज करें हमारे पास इनपुट्स कितनी है? एन। इनपुट्स कितनी है? एन बिट्स। 2 रेज पावर एन नहीं, सिर्फ एन बिट्स। और आउटपुट कितनी है? एम आउटपुट। कॉम्बिनेशनल सर्किट, देन वी नीड अ 2n into m रोम। ये रोम का साइज है, ये रोम का साइज है। तो इसका मतलब है 2 रेज पावर एन से मुराद कितने? अगर 5 इनपुट्स होगी तो कितना होगा? 32। कितनी होगी? और आगे आपकी अपनी मर्जी है कि 32 वर्ड्स को आप 4 बिट पे शो कराना चाहते हैं या 5 बिट पे। तो 32 वर्ड्स होंगे आपके 5 बिट पर आएंगे ना। ठीक है, तो 5 इनपुट है तो 5 आउटपुट भी आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो ये पहला किस चीज को शो करता है? वर्ड के साइज को। और ये वर्ड का, सॉरी, ये नंबर ऑफ वर्ड्स को शो करता है। और एम से मुराद है वर्ड का साइज। वर्ड का साइज देखिए 32 बिट्स होंगी तो वर्ड का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 बिट। 5 बिट से ज्यादा नहीं हो सकता। आप 4 बिट का भी बना सकते हैं, 3 बिट का भी, 2 बिट का भी, 1 बिट का भी वर्ड बना सकते हैं। दी ब्लोइंग ऑफ फ्यूजेस, दी ब्लोइंग ऑफ फ्यूजेस, फ्यूजेस का ऑन और ऑफ होना। ब्लोइंग ऑफ फ्यूजेस का मतलब क्या है? फ्यूजेस का ऑन और ऑफ होना इज रेफर टू एज अ प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब है आप इसको प्रोग्राम कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से किसी को ऑन कर दें, किसी को ऑफ कर दें। डिकोडर को तो आप नहीं ना छेड़ रहे, डिकोडर में तो आपने काम ही कोई नहीं किया। इसलिए जो रोम है उसका पहला पार्ट फिक्स्ड होता है और दूसरा पार्ट प्रोग्रामेबल होता है। तो पहले हिस्से में डिकोडर है, एंड रेज होती है। डिकोडर में क्या होता है? एंड रे होती है। यहाँ पे मैंने बताया कोई नहीं। डिकोडर जब आप पढ़ेंगे तो उस वो सर्किट किस चीज का बना होता है? एंड रेस का। सारी की सारी एंड लगी होती है। रे का मतलब क्या होता है? एक लिस्ट है। ठीक है, रे क्या है? लिस्ट होती है। आपने प्रोग्राम में भी पढ़ा होगा, प्रोग्राम फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में। रे क्या चीज होती है? लिस्ट होती है एक ही चीज की। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एंड रेस लगे होंगे, एंड गेट लगे होंगे और दूसरे पार्ट में और गेट्स लगे होंगे। अब उसके बाद
द डिजाइनर नीड ओनली स्पेसिफाई द रोम प्रोग्राम। डिजाइनर क्या करेगा, सिर्फ रोम प्रोग्राम को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा। वो टेबल दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन फॉर द रिक्वायर्ड पास इन द रोम, जो उसको पैटर्न बताएंगे, रोम उसी के हिसाब से डेवलप होगी। ये नहीं है कि रोम की बहुत सारी एप्लीकेशन है, बस वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी यूज होती है, उसके अंदर भी यूज होती है, क्या नाम लेते हैं आप, अपने परमानेंट स्टोरेज के लिए, कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, इसी तरह ओवन के अंदर इस्तेमाल हो सकती है कि वो एक खास किस्म की आउटपुट लेती है। ठीक है, उसमें बटन से लगे रहते हैं, वो इनपुट आ जाती है, आउटपुट के तौर पर वो क्या करे, कितना टेम्परेचर मेंटेन करे, कितनी इसमें से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो लाइंस इसमें से गुजारे। ठीक है, ये सारी चीजें रोम के जरिए से कंट्रोल, जिस बंदे को रोम का पता है वो अपना सर्किट डिजाइन करके अपना ओवन खुद बना सकता है, वो अपनी वॉशिंग मशीन खुद बना सकता है। उसको सिर्फ इतना पता हो कि रिक्वायरमेंट क्या है, इस वॉशिंग मशीन के अंदर ये जो मैं सर्किट बना रहा हूँ इसके अंदर इनपुट कितनी होगी, आउटपुट कितनी होगी। ठीक है, आजकल वॉशिंग मशीन कौन सी आई हुई है जिसमें वो एक दफा कपड़े डालते हैं उसके बाद वो इस्त्री मतलब कि वो सूख के भी बाहर आ जाते हैं, स्पिन होके भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब वो सर्किट डिजाइन कर सकते हैं ये डिजाइनर। उसके बाद एक्चुअल प्रोग्रामिंग इज अ हार्डवेयर प्रोसीजर। असल प्रोग्रामिंग क्या होती है, हार्डवेयर प्रोसीजर होता है। यहाँ पे वो हार्डवेयर प्रोसीजर ये है कि स्विचेस को ऑन ऑफ करना है, किस इनपुट पे ये ये वाला चले, किस इनपुट पे ये वाला ऑफ हो, किस इनपुट पे ये वाला ऑफ हो, किस इनपुट पे ये ट्रुथ टेबल के अंदर डिफाइन कर दिए जाते हैं। उस ट्रुथ टेबल को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने चेंज किया, एक ट्रुथ टेबल है, इसमें ये एक फंक्शन लगाया हुआ मैंने। आप F3 भी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, F3 पे इसको वन, इसको वन, इसको वन और इसको वन, चारों को क्या कर सकते हैं, वन। तो इसके साथ आप एक और गेट लगा सकते हैं। ठीक, इसके साथ सॉरी, इसके साथ एक और गेट लगा सकते हैं। इन चारों की इनपुट क्या आएगी, वन आएगी। चारों के साथ इसको इंटेक्ट कर देना है और यहाँ पे फ्यूज चारों ऑन कर देने हैं। क्लियर है, यहाँ पे चारों को क्या कर देना है, ऑन कर देना है। तो ये पार्ट जो है ना आपका प्रोग्रामेबल है। आप इसके साथ F4 लगा दें, F4 में क्या करें, चारों जीरो कर दें, तो इसका मतलब कोई फ्यूज इंटेक्ट नहीं होगा। तो चारों जीरो करने का फायदा कोई नहीं है, वो जीरो ही रहेंगे ना। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर पहला वन करें बाकी सारे जीरो कर दें, पहला वन और बाकी सारे जीरो कर दें, ऐसे भी बन सकते। तो ये फिक्स्ड है और आगे आप प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से, अब ये जो है इसका मैं पार्ट ये वाला समझाता हूँ। ये सेम इसी तरह का है, ये सेम, इसके आखिर पर सिर्फ क्या लगा दिया है, इन्वर्टर। तो यहाँ पे भी फिर ये चेंज हो जाएंगे। देखें, ये जीरो है तो इसको क्या बना दिया है, वन। ये तीनों वन है तो इस तीनों को क्या बना दिया, जीरो। ये वन है तो इसको क्या बना दिया, जीरो। ये वन है तो इसको क्या बना दिया, जीरो। तो सिंपल यहाँ पे हमने चेंज, ये नॉट गेट लगाए, हमने किसी सर्किट पे चेंज, हमने सिर्फ फ्यूजेस का पैटर्न चेंज किया है। एक ही डिवाइस से हम कई काम ले सकते हैं। अब बेटा एक एग्जांपल बताने लगा हूं, ये पेपर में हो सकता है एग्जांपल आ जाए आपके। उसने कहा है कि आपके पास तीन इनपुट्स हैं, कितनी इनपुट्स हैं, तीन, A B C, या A0, A1
और ए 2। कितनी इनपुट्स हैं? 3 जब लेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? 0 को, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को और ये 7 को। कहते हैं हमने रोम का एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है कि अगर हम 0 लिखे तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0। 0 का स्क्वायर लें तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर लें तो कितना है? 2 का स्क्वायर लें तो कितना है? 4। 3 का स्क्वायर लें तो 9। 4 का स्क्वायर लें तो 16। 5 का स्क्वायर लें तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर लें तो 49। ये एक रिक्वायरमेंट है, ये एक प्रॉब्लम है कि हमने रोम को यूज करना है, रोम को यूज करना है, डिकोडर को यूज करना है और हमें कोई भी डेसिमल नंबर प्रेस करें उससे क्या चीज नजर आए? उसका स्क्वायर नजर आए। हम 0 प्रेस करें तो 0 आए, 3 प्रेस करें तो 9 नजर आए, 3 प्रेस करें तो 9 नजर आए। अब जाहिर बात है 49 की अगर आप बाइनरी करते हैं, 49 की, ये सबसे छोटा डेसिमल डिजिट कौन सा है? 0। सबसे बड़ा कौन सा है? 49 के अगर आप क्या करते हैं? बाइनरी करते हैं तो देखिए क्या आता है। करे शाबाश। क्या बेटा? 1 1 ये वाली आती है ना? तो ये कितने बिट पर मुश्तमिल है? 6। तो अगर हम 7 प्रेस करें जब 49 शो होगा तो हमें कितने बिट आउटपुट चाहिए? 6 आउट। ये याद रखिएगा, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। उन्होंने सिर्फ यही कहना है कि एक रोम को यूज करते हुए एक सर्किट बनाए जो क्या करे, आपके डेसिमल नंबर का क्या बना दे? क्या बना? स्क्वायर बना दे। और वो जो इनपुट है वो आपकी 0 से लेके 7 तक हो। 0 से लेके, तो इसके मतलब ये है कि इनपुट जो होगी वो 3 होगी। इनपुट कितनी होगी? क्योंकि 0 से लेके 7 तक नंबर जो आते हैं वो कितनी इनपुट्स में आएंगे? 2 की रेज पावर 3 आएगा तो कितना आएगा? 8। तो अगर कहा जाए 4 इनपुट वाला तो 0 से लेके 15 तक, तो 15 तक का भी स्क्वायर हो सकता है। अब ये देखें जब 0 0 प्रेस हो, जब, तो आउटपुट में क्या आ जाए? 0 0। जब 1 प्रेस हो तो 1 आ जाए। जब 2 प्रेस हो तो कितना है? 4। तो 4 की बाइनरी क्या होती है? 1 0 0। बाकी सारे 0। जब 3 की बाइनरी है तो कितना है? 9। तो 9 की बाइनरी क्या होती है? जब 4 प्रेस करें तो कितना है? 16। तो 16 की बाइनरी क्या होती है? जब 25 हो तो 1 1 0 0 1। और जब 36 आ जाए और जब 49 आ जाए 7, तो ये आपकी आउटपुट होगी। 49 के लिए आपको कितने बिट लेने पड़ेंगे? 6। ठीक है। अब देखें, अब इसमें एक और चीज देखें कि ये आपके पास क्या आ गया? 49 तक। अगर आपको समझ ना लगे कि यार 49 की क्या है, तो 32 और 8, 32 और 16, 48, 48 और 1, 49। तो ये वाली बिट 1 होगी, ये वाली बिट 1 होगी और ये वाली बिट 1 होगी। अगर 25 है
ठीक है, तो 16 और 8 24, 24 और 1 25, तो ये दोनों 1 1 होगी और आखिरी वाली भी 1 होगी। तो आपने इसको ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी बाइनरी भी ले सकते हैं। अब अगर एक चीज इसमें गौर करनी है, इस पूरे सवाल के अंदर जो आपने इनपुट्स कितनी बनी है और आउटपुट्स कितनी आएगी। ये वाला पोर्शन है, अगर आप ये देखें तो 0 1 0 1 0 1 0 1 आ रहा है, क्या ये इसके साथ सेम नहीं है? ये इसके साथ है, सेम है। उसके बाद ये सारे का सारा क्या है, 0। ठीक है, ये सारे का सारा क्या है, 0 है। इन दोनों को तो हम निकाल ही देते हैं बीच में से, इन दोनों को। क्यों? अगर ये जो B0 है ना, ये B0, तो जब हमने सर्किट डिजाइन करना है तो A0 की जो भी होगी वो हमारे पास B0 होगा। A0 जो कुछ भी है वो हमारे पास, और B1 क्या है हमारे पास, सारे का सारा 0। तो B1 को क्या दे दिया है, 0। बाकी कितनी आउटपुट्स रह गई हैं, 1 2 3 4। तो हमने 8 मल्टीप्लाई बाय 4 रोम बना लेनी है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 रोम बना लेनी है, डिकोडर नहीं, रोम। रोम के अंदर और गेट भी है और एंड गेट भी है। ठीक है, अब 0 0 पे अब ये जो ना, ये वाला टेबल अब इस तरह का टेबल बन जाएगा। एफ जो ना, क्या नाम लेते हैं, B0 और B1 निकल गया, तो क्या रह गया, B2। तो F4 को क्या क्या दिया, B2। ये क्या आ गया, B3, B4 और ये B5। अब 0 0 पे ये वाला बन गया, 0 1 पे ये वाला आ गया, 1 0 पे ये वाला, 0 0 पे ये वाला। क्लियर है? जब इसका डिकोडर बनाएंगे तो इसकी कितनी आउटपुट्स आएंगी, F1, F2, F3 और F4। ठीक है, तो इसके ऊपर कितने और गेट लगेंगे, जिस तरह ये लगाया हुआ है, कितने और गेट, 4 लगेंगे। यहाँ पे इनपुट्स कितनी होंगी, क्या समझ नहीं आ रही? रोम पढ़ी है पहले, उस दिन का परसों जो हफ्ते वाले दिन में लेक्चर भेजा है, हफ्ता तो जाया किया है। कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने लेक्चर देखा है, वीडियो पूरी लेक्चर देखी रोम वाला? अगर आप इस तरह कोऑपरेट करेंगे तो फिर बेटा ये आप स्टडी कर लेंगे। ये तो दूसरा सेमेस्टर है, तीसरे सेमेस्टर में फिर आपको कौन सा आ सकता है? इसके बाद क्या होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एडवांस फॉर्म आएगी। तो जिसको ऊपी क्लियर नहीं होगी वो ये काम नहीं कर सकता। डेटाबेस का कोई एक आ सकता है, नेटवर्किंग का कोई एक आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि इंडियन ऑथर की, एक इंडियन, वो क्या कहता था कि अपने अंदर 2 हैबिट्स के 3 हैबिट्स डालो। कौन कौन सी? कि डेली बेसिस पे 1 घंटा अपनी पढ़ाई के अलावा आपने एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है, डेली बेसिस पे अपनी पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई के लिए तो 4 5 घंटे देने ना आपने, इसके अलावा 1 घंटा देना है आपने, कम से कम। जिस टेक्नोलॉजी में आपको शौक है उस टेक्नोलॉजी के बारे में रोजाना सीखे। मसल किसी को प्रोग्रामिंग के बारे में है तो प्रोग्रामिंग का कम से कम 1 घंटा जो है वो लाजमी इसके ऊपर दे। मुख्तलिफ फोरम्स ज्वाइन करे, मुख्तलिफ क्वेश्चन राइज करे, क्वेश्चन के आंसर ले। ठीक है, अभी से हैबिट बनाएंगे तो आपका नॉलेज फिर 4 साल बाद जाके स्ट्रीम पे जाएगा। अगर ऐसे अभी से आप नहीं करेंगे पढ़ के तो बाद में मेहनत करेंगे, फिर कोई फायदा नहीं। ये 4 साल आपकी मेहनत के हैं, ये 4 साल आपके वैसे नहीं लगा देने आपने कि बस यार बस बस इतना ही है, नहीं। ये पढ़ना पढ़ना है। ये पहले सेमेस्टर में हमने छोड़ दिया था, आपको सारे फेल थे।
ठीक है, चंद एक बच्चे थे जो पढ़ने वाले थे, हमने आपका हौसला अफजाई की है कि आप आगे आए। इस दफा आपने थोड़ी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, इससे डबल चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे घर जाके जिनको पढ़ने की आदत है वो चौथे सेमेस्टर तक आगे जाएंगे, जिनको आदत नहीं है वो चौथे सेमेस्टर के बाद सारे निकल जाएंगे। बीएस करने के बाद अब 36 थे, 38 थे जब स्टार्ट किया था, अब कितने, 18, 16, 17 इतने। चौथे सेमेस्टर के बाद गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेहनत ना की तो सिर्फ 4 बच्चे रह जाएंगे। नए नए 4 रहेंगे जो अगर यहीं से पढ़ेंगे, चाहे किसी और जगह से भी पढ़ लेंगे, वो 4 ही रहेंगे। फिर मुझे पता है वो 4 कौन से रहेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 8 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और जब 8वें सेमेस्टर तक पहुंचेंगे हो सकता है 4-5 ने बीएस किया हो। हम खुद 40-45 की क्लास थे, सिर्फ 7 बच्चे पास हुए थे बीएस में। बीएस जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में किया था वो हम सिर्फ 4 बच्चे थे, 5 बच्चे। बेटा जब प्रोजेक्ट बनना है ना, तो फिर आपकी नींदें उड़नी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ शुरू से आपने अपनी फील्ड के अंदर रहना है। आपने रोम कौन सी ली है, 8/4 वाली। उसके आगे आपने 00 पे F1 आ रहा है, वो हमने निकाल दिया, F2 F4 तक। तो F1 पे B5 आ गया, F1 पे ये जो 4 है ये असल में 4 ये वाले आ गए। क्लियर है। अभी इसमें आप डिकोडर पढ़े सबसे पहले, फिर इससे पहले जो मैंने रोम समझाई है वो पढ़े, फिर इस पे है। जब आप मेरे साथ स्पीड में नहीं ना चलेंगे फिर फायदा कोई नहीं है। अच्छा, अभी फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं मैं, ये रिपीट करने लगा हूं, रिपीट करने लगा हूं। हाँ जी। और ये असाइनमेंट्स जो थी ना वो मैंने इसलिए थोड़ा सा अभी आते नहीं लिए क्योंकि आप बच्चे पूरे ही नहीं थे। ठीक है, ये जैसी क्लास खत्म होती है एक पेपर ले लेना है भाई, सफीउल्लाह, जिस जिसकी असाइनमेंट आई रोल नंबर लिखा आगे टिक कर देना है। असाइनमेंट आ गई तो रोल नंबर वाइज, जिस रोल नंबर से लेनी उसी रोल नंबर वाइज मुझे पकड़ा देनी। मैं फिर काउंट करूंगा कि कितनों की आई है, उन्हीं को नंबर मार्क्स मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। आपके पास जुम्मा पूरा था, यहाँ से गए हैं तो जुम्मा पूरा था, हफ्ते तक द्वार पूरा था, फिर सोमवार आ गई है 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, ये भी टाइम था। तो अगर आप अपनी नींद पूरी करना चाहते हैं तो करें, शौक से करें। क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट खेलें, फिर बिया छोड़ दें, फायदा कोई नहीं है। कि एक असाइनमेंट जो मैंने कहा है कि देख के लिख के लानी है। पहले मैंने आपके मार्क्स इसलिए छोड़ दिए थे कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। अभी मैंने असाइनमेंट दिया है कि आपने घर से लिख के लानी है, देख के लिख के लानी है। किस किस बच्चे की असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, हाथ खड़ा करें। ये देखो, मोर देन हाफ। मैंने ये कहा था कि भाई आप अपने ना, जो मैंने आपको दिया था वो जितने भी हो आपने शेयर करने हैं एक दूसरे के साथ। मैंने ये कहा था कि क्वेश्चन आपके पास है, जिसको जो याद आता है वो शेयर करे, जो बाकी रह जाएंगे मैं बता दूंगा। फिर मैंने आप लोगों को 5 साल पुराने पेपर शेयर किए हैं, किसी का आउटपुट नहीं आए। अगर यही क्वेश्चन कोई आपकी कोलीग फीमेल पूछ लेती ना कि किस किस को आता है, तो सब वहां पे फिलोसफर होते। कि देखो मेरी बहन ऐसे नहीं हल करना, ये ऐसे हल करना है, आप तैयारी करके जाते। ये ड्रॉबैक है बॉयज एंड गर्ल्स सेक्शन का अलहदा होने का, कि आप मुकम्मल तैयारी के साथ नहीं आते, आपको शौक ही नहीं है।
भाई अबू बकर हल कर लेगा तो सबको असाइनमेंट सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। ये हार्ड कॉपी मैंने इसलिए दिया ताकि आप सॉफ्ट कॉपी एक बना के सब आपस में शेयर ना करें। हाँ जी, ये ऐसे ही होगा। हालांकि मैं आईटी वाले स्टूडेंट्स को क्या करता हूँ, सॉफ्ट कॉपी पे लेके आता हूँ ताकि वो सीखे काम, शेयरिंग कैसे करनी है, प्रिंट कैसे निकालने हैं, अलाइनमेंट कैसे करनी है, वर्ड कैसे यूज करना है। एमएस वर्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये रिपीट करने लगो बेटा जरा ध्यान से। मैंने ये बताया कि आपके पास ये कितनी इनपुट्स है, 8 कितनी, और ये कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 3, 3 है कॉम्बिनेशन, 3 इनपुट्स है, 8 कॉम्बिनेशन है। तो 0 से लेके 7 तक नंबर है आपके पास डेसिमल। इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी चाहता है कि मैं एक ऐसा सर्किट डिजाइन करूं कि मैं 0 प्रेस करूं तो उसका स्केयर आ जाए, 1 प्रेस करूं तो उसका स्केयर आ जाए। सफीला बेटा लास्ट वाली रो के पास सारी चीजें लेके रहे। दे दो बेटा, बंद कर दो यार, ये तो बिल्कुल मजाक है यार। ये 9 बजे के बाद आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा मेरे साथ, यू मस्ट बी देयर। देखिए छोटे भाइयों को सजा बंदा दे सकता है कि नहीं दे सकता, अगर वो गलत रास्ते पे निकले, दे सकते हो ना। आप लोग मेहनत यार बिल्कुल नहीं कर रहे, मुझे बहुत मायूसी हो रही है। अच्छा, ये इस तरह तवज्जो रखनी, आप किसी की बच्चे की नजर दूसरी तरफ ना जाए। 0 की बाइनरी क्या है, 0 0। जब इसको प्रेस करें, 0 को प्रेस करें तो जवाब कितना है, 0। तो उसकी बाइनरी क्या आ गई, 0 0। जब 1 प्रेस करें तो जवाब कितना है, 1। जब 2 प्रेस करें तो जवाब कितना है, 4। जब 3 प्रेस करें जवाब कितना है, 9, 16, 25, 36, 49। ये सब की बाइनरी लिख लेनी। तो मैक्सिमम कितनी आउटपुट्स बन रही है, 0 से लेके 49 तक। तो 49 कितने मैक्सिमम कितनी बिट्स पर आएगा, 6 पे। 2 की पावर 5 होगा तो 32 बनेगी। 2 की पावर 6 होगी तो जवाब कितना आएगा, 64। तो ये 8 का भी यहाँ पे क्या बन सकता है, नहीं, 0 से 63 तक बनेगा, वो 9 बिट में आएगा। तो 63 तक यहाँ पे काम चलेगा, 63 तक। तो आपने ये देखना है कि ये वाली जो आउटपुट है, इट इज सेम एज A1 A0। ये हर एक में नहीं करना, आप डिकोडर 7 आउटपुट्स का भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि अनचेंज्ड है इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं। इसलिए जब हमने सर्किट डिजाइन करना है तो A0 और B0 आपस में क्या है, बराबर है। A0 देखें, A0 यहाँ पे देखें, मेरी तरफ नहीं इस तरफ देखें। A0 और B0 क्या है, सेम है। तो जो A0 थी वही हमने B0 बना दी। फिर ये B1 जो है सारे का सारा 0 है, तो B1 हमने क्या कर दिया, 0। बाकी हमारे पास ये रह गई, ये हमारे पास है ये वाली, इसका हमने रोम बना देनी है, इसकी हमने क्या कर देनी है, रोम। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये टेबल बना लेना है, इसमें से ये दो स्किप कर देने हैं, ये दो। तो बाकी वही आ गया ना, 0 0 और ये वाला। तो जिस तरह इस पिछले सर्किट के अंदर, इसके अंदर मैंने बताया कि कैसे ये बन रहा है कि 0 0 पे ये इंटेक्ट रहे, ये 0 आ जाए, इस 0 1 पे ये आ जाए, इस पे ये आ जाए, इस पे ये आ जाए। देखिए 0 0 पे क्या आ रहा है, 0। तो 0 0 पे ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये फ्यूज ऑफ है कि ऑन है, ऑफ है। 0 1 पे कित 1 है, तो 0 1 ये वाला है, तो 0 1 पे ये ऑन है। 1 0 पे ये 1 0 है, इस पे क्या ऑन है। 1 1 पे ऑन है। तो एक तो आपका आर गेट ये लग जाएगा।
आपका ऑर गेट ये लग गया। इसी तरह आपने क्या करना है, 000 पे ये 0 आएगा, 01 पे 0 आएगा, 01 पे ये 4 इसके आगे क्या लगेंगे, और गेट लगेंगे। क्या लगेंगे, और गेट लगेंगे फ्यूजेस के साथ, जिस तरह ये लगे हुए हैं। तो आपने सिंपल ये देखना है कि 00 पे ये 0 है, तो इसमें भी जिस तरह 00 पे ये 0 आ जाना है, तो इसको आपने इसका सर्किट क्या कर देना, ऑफ कर देना है। 01 पे, इस पे 010 पे ये भी 0 है, ये सारे के सारे 0 आ रहे हैं, तो इसको सिर्फ दो इनपुट्स मिलेंगी, किसकी, 110 की और 111 की। किस वाले को, B5 वाले को। ये सर्किट डिजाइन होगा ये वाला। इसी तरह ये डिकोडर आपका कौन सा बनेगा, 8x4 वाला, 8x4 वाला डिकोडर। 8 उसकी मैक्सिमम क्या आएगा, वर्ड साइज है, तो उसकी इनपुट कितनी बनेगी, 3। 8 की इनपुट कितनी बनेगी, 3। तो ये 8 वर्ड इसमें इसमें 2 वर्ड सेव है, और 4 इसका क्या है, आउटपुट है, और 2 इसकी इसके अंदर इनपुट है। लेकिन रोम के अंदर आपकी 8 जो है वर्ड है, और 4 उसकी आउटपुट है। फिर इसी तरह आपने ये 3 वाला बनाना है, तो उसकी आउटपुट कितनी आएगी, 8। डिकोडर की आउटपुट कितनी आ जाएगी, 8। तो 00 पे कौन सा देना है, ये वाला। फिर दूसरा और गेट लगाना है, उसको भी इसी तरह। तीसरा और गेट लगाना है, उसको भी इसी तरह। चौथा और गेट लगाना है, उसको भी इसी तरह। जहां पे 0 हो वहां पे फ्यूज इंटैक्ट नहीं करना, जहां पे 1 है वहां पे फ्यूज को इंटैक्ट कर देना है। ठीक है। फिर आपने, ये तो शक्ल बनी है पूरी रोम की, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक डायग्राम होगी यहां तक। ये की पूरी एक रोम है, तो इसमें और गेट नहीं शो किए गए, ये रोम पूरी बना दी है। तो आपने इस एग्जांपल को एक दफा समझना है, ठीक है। इसको इसी तरह आपने लिखना है, और आगे आपने ये रोम बना देनी। टाइप्स ऑफ रोम्स है, ये पढ़ने के लिए है, आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देता हूँ। द रिक्वायर्ड पाथ्स इन द PROM may be programmed in two different ways। कितने तरीकों से। The first is called mask programming। पहला कौन सा है, is done by the manufacturing during the last fabrication process of the unit। ये कौन करता है, मैन्युफैक्चरर करता है। एक ऐसी रोम आती है जिसमें आप चेंज वो मास्क प्रोग्रामिंग कहलाती है। एंड इज डन बाय द मैन्युफैक्चरर, और इसको कौन करता है, जो मैन्युफैक्चरर करता है। ड्यूरिंग द लास्ट फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ द यूनिट। जब आपने एक पूरा सिस्टम तैयार कर लेना है, तो फिर उसके अंदर रोम भी डालनी है, तो रोम डालते हुए जो उसकी प्रोग्रामिंग करनी है वो मैन्युफैक्चरर खुद ही एक दफा कर देता है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। The procedure of fabricating ROM requires that the customer fill out the truth table of the ROM is to satisfy, कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको वो सेटिस्फाई करती हो। The truth table may be submitted on a special form provided by the manufacturer। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मैन्युफैक्चरर को खुद ही कहते हैं, यार मुझे इस तरह की एक रोम बना के दो। जब वो एक रोम बना के देगा ना, तो आपसे लाखों रुपए चार्जेस लेगा, करोड़ों रुपए चार्जेस ले सकता है, क्योंकि एक बनानी है। और अगर उस तरह की रोम्स करोड़ों में करे, तो फिर उसकी कीमत हो सकता है 50,000 तक आ जाए, उसकी कीमत हो सकता है 10,000 तक आ जाए, क्योंकि उसने करोड़ों उस तरह की रोम बना दी है। ठीक है। तो एक बनाने पे खर्चा ज्यादा है, एक से ज्यादा बनाने पे खर्चा कम है। जब आप स्पेशल टाइप की बनवाते हैं अपने मकसद के लिए, तो वो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग होती है वो होती है, वो मास्क प्रोग्रामिंग होती है। More often, it is submitted in a computer input medium in the format specified on the data sheet of the particular RAM। The manufacturer makes the corresponding mask for the paths to procedure ones and zeros according to the customer truth table। जिस तरह कस्टमर ने ट्रुथ टेबल दिया होता है, वैसे कि वो प्रोग्रामिंग बना के उसको रोम दे देता है।
हाँ वो आगे टाइप्स पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कौन किस तरह काम करती है। पहली टाइप क्या है? मास्क वाली, मास्क प्रोग्रामिंग वाली। ये आप स्पेशल बनवाते हैं। जैसे एक आदमी का कद 16 फुट हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसकी जूती का साइज कितना होगा? हम तो 11 नंबर पहनते हैं ना, वो 33 नंबर होगा। स्पेशल बनवानी पड़ेगी। उस एक के लिए कास्ट क्या आएगी ज्यादा। जब जो जूतियां बनाने वाले होते हैं ना, प्लास्टिक की जूतियां बनाते हैं, उनकी डाइस जो बनती है ना प्लास्टिक के लिए, वो भी बड़ी बनेगी। तो एक डाई का खर्चा 25-30 हजार पे आ जाता है, 40 हजार आता है, डिपेंड अपॉन दी डिजाइन। एक जूती बनाने के लिए हमें वो लाखों रुपया लगाना पड़ता है। लेकिन अगर उसी तरह की उसने लाखों जूतियां बनानी हो, तो फिर सिर्फ प्लास्टर का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा और टैक्स वगैरह डाल के तो टोटल उसका हो सकता है कि 600 रुपए की जूती बन जाए। ठीक है। तो ये एक मास प्रोग्रामिंग है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर अपना ट्रुथ टेबल, अपनी रिक्वायरमेंट देता है, वो कंपनी वाले, मैन्युफैक्चरर वाले क्या करते हैं उसके हिसाब से उसको बना के देते हैं। दिस प्रोसीजर इज कॉस्टली। ये प्रोसीजर क्या है? कॉस्टली है बिकॉज द वेंडर चेंजेस कस्टमर्स एज अ स्पेशल फी फॉर कस्टमर मास्किंग ऑफ अ रोम। कि जब उसकी रोम को चेंज करता है तो उसके लिए फिर वो स्पेशल उसको डिजाइन करता है, उसकी प्रोग्रामिंग भी करता है। For this reason, mass programming is economical only if large quantities of the same raw configured to be manufactured. कहता है ये सिर्फ सस्ती उस वक्त होगी, इकोनॉमिकल इस वक्त होगी जब आपने सेम रॉ की बहुत सारी कॉपीज बनवानी हो। For small quantity, it is more economical to use the second type of ROM called programmable read-only memory. कहता है अगर आपने दूसरी टाइप यूज करनी है जिसको क्या बोलते हैं? सी रोम। रोम की पहली किस्म क्या है? मास प्रोग्रामिंग रोम। और दूसरी क्या है? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने बताया कि रोम के दो पार्ट होते हैं, एक में एंड गेट लगे होते हैं और दूसरे में और गेट लगे होते हैं। एंड गेट फिक्स्ड होते हैं, और गेट को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। When ordered, PROM units contain all zeros or all ones in every bit of stored word. तो आपने रोम के बारे में देखा कि उसमें वर्ड क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं, फिर आउटपुट देते हैं, किसी इनपुट के अगेंस्ट के ये वाला आउटपुट आ जाए। द फ्यूजेस इन द पीरोम आर ब्लोन बाय एप्लीकेशन। तो फ्यूजेस को हम क्या कर सकते हैं? ब्लोन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास रोम आ गई, तो आपने एक छोटा सा सी के अंदर प्रोग्राम लिखा, या इसको इलेक्ट्रिक फ्यूजेस के जरिए से, ये फ्यूजेस अगर चेंज कर देंगे तो क्या फंक्शन चेंज नहीं हो जाएगा? तो बजाय इसके कि आप एक बनी बनाई रोम लेके आए, आप इसके अंदर क्या कर लें? चेंज है जो मार्केट में अवेलेबल है रोम, वो खरीदे 4 हजार की, 5 हजार की खरीदे, 6 हजार की। उसमें फिर क्या करें? एक खसूस मेथड के जरिए से इसके फ्यूजेस को चेंज कर दें। जब फ्यूजेस को चेंज करेंगे तो उसकी आउटपुट है चेंज हो जाएगी। मैं कहता हूं कि इसकी 4 इनपुट्स है, 0 0 पे ये सारे 1 हो। दूसरी जो आउटपुट आ रही है 0 0 पे, या चारों आउटपुट्स पे, इनपुट पे चारों 0। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। A blown fuses defines one bit binary state and the unbroken link represent the other state. अगर फ्यूज जो है ब्लोन है, यानी कि वो इंटेक्ट है, तो 1 को शो करता है, अगर वो इंटेक्ट नहीं है तो वो 0 को शो करता है। This allows the user to program the unit in the laboratory to achieve the desired relationship between input and एड्रेस एंड स्टोर्ड वर्ड्स। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? स्टोर्ड वर्ड्स को भी देख सकते हैं, इनपुट्स को भी देख सकते हैं, और उसके एड्रेसेस को भी देख सकते हैं। स्पेशल यूनिट्स कॉल्ड पीरोम आर अवेलेबल कमर्शियली टू फैसिलिटेट दिस प्रोसीजर। तो ये कमर्शियली आपको पीरोम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इन एनी केस ऑल प्रोसीजर्स ऑफ फॉर प्रोग्रामिंग आर हार्डवेयर प्रोसीजर। ये जितने के जितना भी इसका प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? हार्डवेयर लेवल पे होगा। हार्डवेयर प्रोसीजर्स फॉर प्रोग्राम रोम्स और पी रोम्स इज इरिवर्सिबल। ये क्या होता है? रोम्स के लिए या पी रोम्स के लिए ये क्या है? इरिवर्सिबल है, यानी कि ये दोबारा आप नहीं कर, एक दफा आपने जहां पे सेटिंग कर दी वहां पे खत्म। जैसे सीडीज आती थी, एक दफा उसके ऊपर डेटा राइट कर दिया तो फिर दोबारा उसके ऊपर डेटा राइट है
नहीं हो सकता। अब जो सीडीज है ना, वो सीडीज नहीं आती, क्या उसको बोलते हैं, सी डी आर, रीराइटेबल, सी डी आर, रीराइटेबल। अगर आप बाजार से सी डी आर खरीदते हैं तो रीराइटेबल, वो मैक्सिमम 3-4 दफा आप उसको अरेज एंड डिलीट एंड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दोबारा बाद में। लेकिन सीडी के ये साथ साथ डीवीडीज भी है, दोनों में फर्क ये है, एक में मेमोरी साइज कम है, एक में मेमोरी साइज ज्यादा है। पीरोम्स आर इरिवर्सिबल, पीरोम्स आर इरिवर्सिबल। मैं देख रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन पूछता ना एक अचानक से, वो ये समझ लग जाती है। मैं लगे बेटा, मैं इधर 18 साल बैठा हूँ इस जगह पे, और मैंने तकरीबन 12 साल पढ़ा लिया है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2000, 2003 में मैंने बीएस स्टार्ट किया था। 2002 में ये पैदा हुआ, 2003 में मैंने बीएस स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी, इसकी खुशी में नहीं यार, अपनी मजबूरी से। ठीक है, तो बेटा रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट ही समझा करें। अच्छा, रोम हो या पी रोम हो, इसका जिसके ऊपर जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल। एंड वंस प्रोग्राम, अगर एक दफा उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, द फिक्स्ड पैटर्न इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड। जो इसका पहले वाला पोर्शन है, फिक्स्ड पोर्शन, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वंस अ बिट पैटर्न हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, अच्छा इसकी पहले वाली कौन सी है, पी रोम? पी रोम का जो डेटा है रिवर्सिबल नहीं है। उसकी जो दूसरी किस्म है ईपी रोम, उसमें जो डेटा रेज किया जाता है वो किसके जरिए से, अल्ट्रा वायलेट रेज के जरिए से। फिर ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल रेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका डेटा कैसे, इलेक्ट्रिक चार्जेस से या इलेक्ट्रिकली सिग्नल से उसको क्या किया जाता है, रेज किया जाता है। ये इसकी कितनी है, कितनी बता दी है? दो टाइप्स है, एक मास्किंग वाली और एक पी रोम वाली। पी रोम के आगे फिर टाइप्स है। अच्छा, इसमें लास्ट पे एक चीज और याद करनी है कि रोम्स आर वाइडली यूज्ड टू इंप्लीमेंट कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। जो रोम्स इस्तेमाल होती हैं, पी रोम्स इस्तेमाल होती हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के कॉम्बिनेशनल सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। दे आर यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन बाइनरी कोड टू अनदर, यानी कि ये एक बाइनरी कोड को दूसरे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी कि आस्की कोड को EBCDIC कोड में चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आप बाइनरी कोड को एक्सेस3 कोड में भी रोम के जरिए से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर अरिथमेटिक फंक्शंस किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अरिथमेटिक फंक्शन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन डिवीजन, such as multipliers for display characters in a cathode ray tube, and in many applications requiring large number of inputs and outputs। तो रोम्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, कन्वर्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, यानी कि आस्की कोड को EBCDIC में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी को BCD कोड में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी को एक्सेस3 कोड में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह ये अरिथमेटिक फंक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, कम्प्लेक्स मल्टीप्लायर्स के मल्टीप्लिकेशंस के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये कैथोड रे ट्यूब के लिए भी इस्तेमाल होती है, उसमें करैक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। एंड इन मैनी अदर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स, और जहाँ पे इनपुट्स भी ज्यादा हो और आउटपुट भी ज्यादा हो, वहां पे भी क्या इस्तेमाल होती है, रोम्स इस्तेमाल होती है। दे आर आल्सो इम्प्लाइड इन द डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। जो आपके कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, कौन से कंट्रोल यूनिट होते हैं, CPU के अंदर
एक कंट्रोल यूनिट होता है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं। As such, they are used to store fixed bit patterns. ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? फिक्स्ड बिट पैटर्न को शो करने के लिए। That represent the sequence of control variables needed to enable various operation in the system. तो देखो 0 0 पे ये फंक्शन हो, 0 0 1 पे ये फंक्शन हो, जितनी इनपुट्स होंगी उतने ज्यादा फंक्शन आप उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट, आप कंट्रोल यूनिट के बारे में सुने। एक कंट्रोल यूनिट दैट यूटिलाइजेज रोम, जो रोम को इस्तेमाल करता है टू स्टोर बाइनरी कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जो बाइनरी कंट्रोल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? तो ये भी पेपर में आपने अच्छे तरीके से याद करना है। लास्ट स्लाइड का लास्ट वाला है, ये आप वीडियोस इसकी देख लीजिएगा तो आपको आसानी के साथ समझ लगेगा। अब हमारे 2 लेक्चर रह गए। एक हमारा लेक्चर जो है वो पीएल के बारे में है और एक लेक्चर पीएलए के बारे में। रोम हमने पढ़ लिया।